हेलो स्टूडेंट्स। तो एयर वाटर और वेदर के बारे में बात करते हुए हमने देखा कि किस तरह से वेदर जो है वो समय समय पर बदलता रहता है। राइट। अर्थ के रिवॉल्यूशन की वजह से सीजन के चेंजेस होते हैं और उसका जो है वेदर पर सबसे बड़ा असर पड़ता है। लेकिन इसके अलावा जो है सबसे बड़ा फैक्टर अगर कोई है तो वो है सन। और किस तरह से सन जो है वो एयर और वाटर दोनों को अफेक्ट करता है। पिछले लेसन में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से सन की हीट की वजह से विंड का फॉर्मेशन होता है और इस विंड का जो मूवमेंट होता है उस विंड के मूवमेंट की वजह से जो है टेम्परेचर में बदलाव आता है। राइट। और वेदर पर जो है उसका असर पड़ता है। अब इस लेसन में हम लोग वाटर के बारे में बात करेंगे। तो अर्थ का आधा से भी ज्यादा हिस्सा जो है वो पानी से ढका हुआ है। ये वाटर जो है वो आपको ओशन सी सब जगह मिलेगा और इसके अलावा ये अर्थ के सरफेस के नीचे भी मिलेगा। ओके। और आपके बॉडी का भी आधे से ज्यादा वजन जो है वो किस चीज का है? पानी का ही है। तो यानी कि पानी जो है वो सिर्फ धरती पे ही नहीं है, बहुत ज्यादा हमारे शरीर के अंदर भी पानी काफी ज्यादा मौजूद है। अब हमने क्या देखा था कि सन जो है वो वाटर के स्टेट को भी चेंज करता है। राइट। और इसका भी वेदर पर असर पड़ता है। कैसे पड़ता है तो उसको हम लोग अब देखते हैं। देखिए, वाटर को अगर आप गर्म करिएगा तो वाटर इवेपोरेट होके वेपर में बदल जाएगी। और जब आप वाटर को ठंडा करिएगा, वेपर को जब आप ठंडा करिएगा तो वो वेपर फिर किस चीज में बदल जाएगा? पानी में, लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगा। राइट। और अगर बहुत ज्यादा ठंडा कर दीजिएगा तो फिर वो सॉलिड स्टेट में बदल जाएगा, आइस में बदल जाएगा। तो पहले इवेपोरेशन की बात करें तो सूरज की गर्मी जो होती है वो पानी को किस चीज में बदल देती है? वाटर वेपर में। तो ये जो प्रोसेस होता है, चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर, इट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अब रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहली बात, विंड। जितनी तेज हवा होगी उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा। टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा। ह्यूमिडिटी, जितनी कम ह्यूमिडिटी होगी हवा में, यानी कि हवा जितनी सूखी होगी, इवेपोरेशन का रेट उतना ज्यादा होगा। और एक्सपोज्ड वाटर सरफेस, वाटर जितनी दूर में फैला होगा इवेपोरेशन उतना ज्यादा होगा। आप यहाँ पर एक एक्टिविटी भी परफॉर्म करके देख सकते हैं कि आप सेम अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो एक ग्लास में डाल दीजिए। ठीक है। और एक जो है बड़े से थाली में डाल दीजिए और दोनों बर्तन को आप जो है सुबह स्कूल आने से पहले आप इसको जो है बाहर छोड़ के आइएगा और फिर स्कूल से लौटने के बाद उसको आप चेक करिएगा। आप नोटिस करिएगा कि बड़े से प्लेट में जो आपने पानी डाला था, अब वहां पर पानी की मात्रा कम हो गई है कंपेयर टू जो पानी आपके ग्लास में मौजूद है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पानी की मात्रा तो बराबर थी, लेकिन यहां पर वाटर का एक्सपोज्ड एरिया ज्यादा था और यहां पर वाटर का एक्सपोज्ड एरिया जो है वो कम था। तो इस वजह से यहां पर ज्यादा इवेपोरेशन हुआ। ठीक वैसे ही बच्चों गेस करिए, गर्मी में ज्यादा इवेपोरेशन होगा या फिर सर्दी में? गर्मी में, एग्जैक्टली exactly। इसके अलावा जो है जब अप्रैल मई वगैरह सब के टाइम में जब हमारे यहाँ जो है पछुआ हवा चल रही होती है, वेस्टर्ली विंड जब चल रही होती है, तो वो विंड काफी ड्राई होती है और उसकी स्पीड भी ज्यादा होती है। तो आप नोटिस करके देखिएगा कि उस समय में चीजें बहुत जल्दी सूख जाती हैं। आपका स्किन भी उस समय में सूखने लगता है। ठीक है। वही जब हम अगस्त वगैरह सितंबर वगैरह में बात करते हैं, जबकि हवा में ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा होती है, नमी की मात्रा ज्यादा होती है मॉनसून सीजन में, तो उस समय में देखिएगा तो आपका स्किन नहीं सूखेगा। चीजें भी जो है वो बहुत जल्दी सूखती नहीं है, कपड़ा भी जल्दी नहीं सूखता है आपका, है ना। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं या अपने लाइफ पर के बारे में भी रिफ्लेक्ट करके हम देख सकते हैं कि विंड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एक्सपोज्ड वाटर सरफेस, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि वाटर इवेपोरेशन के रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब चलिए, वाटर जो है वो वेपर बन के तो ऊपर उड़ गया, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। अब जब वाटर ठंडा होता है, या कह सकते हैं कि जब वाटर वेपर ठंडा होता है तो ये फिर से किस में बदलता है? पानी में बदलता है। और ये जो प्रोसेस है, चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो नेचुरली जो है कंडेंसेशन जो होता है, तो वाटर कंडेंस होकर क्या फॉर्म करती है? एक तो होगा ड्यू। जैसे कि विंटर की सुबह में अगर आप देखिएगा तो आपको जो है घास पर या पेड़ के पत्तों पर छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। ओके। तो ये जो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये कहलाते हैं ड्यू। तो ड्यू तब फॉर्म होता है जब हवा में जो मौजूद
वाटर वेपर्स हैं वो कंडेंस हो जाते हैं और फिर से वाटर में बदल जाते हैं। ऑलराइट, और वाटर कंडेंसेशन का जो है दूसरा फॉर्म क्या होगा, तो रेन, फ्रॉस्ट, ये सब हुआ। फ्रॉस्ट की बात करें तो फ्रॉस्ट क्या होता है, तो जब नाइट बहुत ही कोल्ड होती है तो ऐसे में ड्यू ड्रॉप्स जो होते हैं, ओस की जो बूंदें होती हैं या पानी जो होता है, वो जमीन पर जो है जम के छोटे छोटे व्हाइट क्रिस्टल्स फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे व्हाइट क्रिस्टल्स फॉर्म करता है जमकर, इसे कहते हैं फ्रॉस्ट। फिर फॉग भी आपको मिलेगा। जब गर्म और मॉइस्ट हवा जो है ठंडी होती है तो वाटर के बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स फॉर्म होते हैं जो कि हवा में ही अटके रहते हैं, तो इसे कहते हैं फॉग। जैसे विंटर के टाइम में जब आप मूव करते हैं फॉग में, देखते हैं ना कोहरा जो लगा रहता है, तो देखिएगा आपका जो जैकेट वगैरह होगा उसको आप छू के देखिएगा, वहां पर आपको पानी दिखेगा। वो क्या है बेसिकली, तो हवा में जो है बहुत छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो लटके हुए थे, अटके हुए थे, राइट, जिसकी वजह से वो फॉग जो है फॉर्म हुआ था। जब आप फॉग से होके गुजर रहे थे तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो आपके जैकेट्स वगैरह पर आ गए। अगला होता है हेल। अब हेल क्या है, तो जब ये रेन ड्रॉप्स जो हैं वो बहुत ही ठंडी हवा से होकर गुजरते हैं तो ये रेन ड्रॉप्स जो हैं वो फ्रीज हो जाते हैं, और जमने के बाद जब ये नीचे गिरते हैं छोटे छोटे आइस के बॉल्स की तरह, तो उसे कहते हैं हेल या हेल स्टोन्स। अगला जो फॉर्म ले सकता है यही वेपर, वो है स्नो। माउंटेन वगैरह सब काफी हाई माउंटेन्स वगैरह में जहां पर कि टेम्परेचर काफी लो होता है, वाटर वेपर जो है वो सडनली ठंडा हो जाता है और ये आइस क्रिस्टल्स फॉर्म करता है, आइस के छोटे छोटे क्रिस्टल्स फॉर्म करता है जिन्हें कहते हैं स्नोफ्लेक्स। ओके, ये स्नोफ्लेक्स हैं, ये वाटर ड्रॉप्स नहीं होते, ये किस फॉर्म में होते हैं, अब स्नोफ्लेक्स के फॉर्म में होते हैं। तो जब वाटर जो है वो स्नोफ्लेक्स के फॉर्म में नीचे आता है, जमीन पर आता है, तो दिस इज कॉल्ड स्नोफॉल। ओके, सो दिस इज ड्यू, दिस इज फ्रॉस्ट एंड दिस इज स्नोफॉल। तो यहाँ पर एक और एक्टिविटी आपको दी गई है कि आप एक जो है बर्तन में पानी भर के और उसे स्टोव पर डाल के जो है गर्म करिएगा, पानी को बॉयल करिएगा, और जब स्टीम निकलने लगे तो इसे जो है किसी स्टील प्लेट पर आप जो है रोकिएगा। आप देखिएगा कि जल्दी जल्दी जो धीरे धीरे जो है उस स्टील प्लेट पर जो है इस तरह का वाटर ड्रॉपलेट जो है वो फॉर्म होने लगेगा। तो ये जो वेपर जो है वही यहाँ पर जो है आप वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म कर रहा है, और ये प्रोसेस जो है वो क्या कहलाएगा, कंडेंसेशन। नेक्स्ट इज इम्प्योरिटीज इन वाटर। तो ये क्या टॉपिक है, तो वाटर इम्प्योर तब होता है जब ये माउंटेन्स या हिल्स से होकर बहता है, क्योंकि जब आसमान से जब कंडेंसेट होकर आता है ना तो ये मोटा मोटी प्योर H2O होता है। ओके, अब लेकिन जब ये माउंटेन्स या हिल्स से बह के नीचे आता है तो ये इम्प्योर हो जाता है। इसमें कई इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे कि सॉल्ट, डस्ट, मिट्टी, सब जो है इसमें जो है मिलता चला जाता है, राइट। तो ये सब वाटर के क्या हो गए, इम्प्योरिटीज हो गई है वाटर की। तो इम्प्योरिटीज जो कि वाटर में घुले नहीं होते हैं, डिजॉल्व नहीं होते हैं कंप्लीटली, इन्हें कहते हैं इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज। इनसॉल्यूबल मतलब जो कि ना घुले, तो नहीं घुलने वाला जो इम्प्योरिटी है वो हो गया। और कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज हैं जो वाटर में डिजॉल्व हो जाती हैं, जैसे कि सॉल्ट और मिनरल वगैरह, तो ये क्या कहलाएंगे, सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज। अब इम्प्योरिटीज को जो है अलग अलग तरीकों से निकाला जा सकता है, जैसे कि सेडिमेंटेशन। तो जो इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज होती हैं, यानी कि जो पानी में नहीं घुलने वाली इम्प्योरिटीज होती हैं, उसको अगर आप लंबे समय के लिए अगर आप पानी को स्थिर छोड़ दीजिएगा तो ये इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज जो है वो कंटेनर या बर्तन के पेंदी में आके जमने लगता है, और ऊपर का पानी साफ और सारा जो है इम्प्योरिटी वो नीचे आके जम जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन। और जो इम्प्योरिटी नीचे जाकर सेटल डाउन हो जाता है उसे कहते हैं सेडिमेंट। दूसरा प्रोसेस है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन का प्रोसेस जो है वो सेडिमेंटेशन के बाद आता है। इस प्रोसेस में क्या करते हैं कि क्लीन वाटर जो है उसको आप जो है डालते हैं उसमें। ओके, बेसिकली क्लीन वाटर जो होता है जो कि सेडिमेंट के ऊपर में जो है जमा होता है, उसको आप पहले क्या करते हैं, दूसरे किसी बर्तन में डाल लेते हैं। ठीक है, तो अब क्लीन वाटर को जो है दूसरे कंटेनर में हमने डाल लिया,
और सेडिमेंट को हमने बिल्कुल भी जो है डिस्टर्ब नहीं किया, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? डिकैंटेशन। ठीक है, देख रहे हैं यहां पर सेडिमेंट नीचे जम गया, प्योर वाटर ऊपर रहा, हमने क्या किया, इस पानी को जो है फिर दूसरे कंटेनर में डाल लिया, तो क्लीन वाटर अब इस बर्तन में आ गया ना, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? डिकैंटेशन का प्रोसेस कहलाएगा ये। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन वाले प्रोसेस में भी जो इंसॉल्युबल इंप्योरिटीज होती हैं पानी में मौजूद, उन्हें जो है फिल्टर पेपर या स्ट्रेनर, इन सब के हेल्प से उनको छान के जो है निकाला जाता है। यहाँ पर जो है आपको एक एक्टिविटी दिखाई गई है जहां पर कि आप जो है फिल्टर पेपर का यूज करके जो है आप पानी को फिल्टर कर सकते हैं। So you can like just check out this activity and then perform it at your home as well. इसके अलावा जो है वाटर प्यूरिफिकेशन के और भी मेथड्स हैं। बॉइलिंग, बॉइलिंग में क्या होता है, तो आप टैप पानी जो आता है, टैप वाटर जो आपका आता है, उसको आप जो है 15-20 मिनट्स तक बॉयल कर लेते हैं, तो इसमें मौजूद जो जर्म्स वगैरह होते हैं वो सब मर जाते हैं और वो पानी आपका पीने के लिए सेफ हो जाता है। वाटर प्यूरिफायर भी जो है वाटर प्यूरिफिकेशन का एक हेल्पफुल टूल है। तो डिफरेंट तरह के वाटर प्यूरिफायर्स जो हैं वो यूज होते हैं वाटर को प्यूरिफाई या फिर शुद्ध करने के लिए। कुछ वाटर प्यूरिफायर्स जो होते हैं वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस का हेल्प करके वाटर को फिल्टर करते हैं। वाटर फिल्टर्स जो हमारे घर में होते हैं वो जो है आरओ या रिवर्स ऑस्मोसिस और यूवी फिल्ट्रेशन का यूज करके भी जो है पानी को फिल्टर करते हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन का तरीका अगला हुआ क्लोरीनेशन। इस प्रोसेस में जो है क्या करते हैं, तो पानी को जो है पहले मान लीजिए कि फिल्ट्रेशन वगैरह सब हो चुका होगा, अब उसके बाद जो है इसमें हल्का सा क्लोरीन टैबलेट डाल देते हैं, तो इससे पानी में मौजूद जो जर्म्स बैक्टीरिया वगैरह होंगे सब मर जाएंगे और पानी जो है वो पीने के लिए सूटेबल हो जाएगा। ब्लीचिंग भी जो है वाटर प्यूरिफिकेशन का एक तरीका है। इसमें जो है वाटर में ब्लीचिंग या ब्लीचिंग पाउडर ऐड करके जो है जर्म्स वगैरह को मार दिया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट भी वाटर में ऐड किया जाता है वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। और हाँ, ये प्यूरिफाइड वाटर जो है वो हमें किसी ढके हुए बर्तन में रखना चाहिए और उस बर्तन को समय समय पर साफ किया जाना चाहिए। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक में क्या देखा है कि ऑफ कोर्स एयर का देखा ही हमने कि एयर पर सन का क्या असर होता है, राइट, और इसका वेदर पर क्या असर हो सकता है, और साथ में हमने ये भी देखा है कि वाटर पर जो है सन का क्या असर होता है, इसका जो है क्लाइमेट वगैरह पर, सॉरी, वेदर वगैरह पर क्या असर हो सकता है। हमने इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के प्रोसेस को देखा, राइट। अब इसके अलावा जो है हमने फिर वाटर प्यूरिफिकेशन को भी देखा, क्योंकि वाटर और एयर दोनों हमारे जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी हैं और हमारे लिए साफ पानी तो बहुत ही जरूरी है, तो इसलिए वाटर प्यूरिफिकेशन बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट था हमारे लिए। अब हम लोग बात करेंगे उस वाटर की जो कि ग्राउंड के नीचे मौजूद होता है। जब बारिश होती है तो इस बारिश के पानी का कुछ हिस्सा जो होता है वो जमीन से होते हुए जो है सॉइल के डिफरेंट लेयर्स में चला जाता है, जब तक कि वो नीचे के रॉकी लेयर्स तक नहीं पहुंच जाता है। अब चूंकि उस रॉकी लेयर से नीचे पानी नहीं जा सकता परकोलेट होकर, तो वो पानी वहां पर जमा होने लगता है। तो वो जो जमीन के नीचे वो पानी जमा होता है उसे कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर। तो इस जमीन के नीचे ढेर सारा पानी जो है वो जमा हो सकता है। तो वो लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर जो किसी भी एरिया का होता है वो वहां का वाटर टेबल कहलाता है। यानी कि जितनी गहराई पर ये अंडरग्राउंड वाटर जमा होगा तो वो जो है वहां का वाटर टेबल कहलाएगा। वाटर टेबल जो है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग आपको मिलेगा और ये जो है हाई और लो हो सकता है सीजन के मुताबिक भी। फॉर एग्जाम्पल समर सीजन में जब पानी ज़्यादा इवेपोरेट करता है तब वाटर टेबल जो है वो लो हो जाता है। रेनी सीजन में जब सॉइल के नीचे जो है वाटर जमा होना शुरू हो जाता है और इवेपोरेशन का रेट कम होता है तो यहाँ तब जो है वाटर टेबल ऊपर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने कई बार सुना होगा ना कि हैंडपंप का लेयर खत्म हो गया है, मोटर ने काम करना बंद कर दिया है गर्मी के समय में। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समर सीजन में वाटर टेबल जो है वो नीचे चला जाता है और फिर वही हैंडपंप या मोटर जो है वो रेनी सीजन में काम करना शुरू कर देता है क्योंकि वाटर टेबल जो है वो ऊपर आ जाता है। अंडरग्राउंड वाटर का यूज जो है हम लोग कुआं खोदकर या फिर ट्यूब वेल्स का यूज करके जो है कर सकते हैं।
तो बच्चों इस चैप्टर में हम लोगों ने जो है वाटर और एयर के बारे में पढ़ा। एयर के बारे में हमने क्या देखा कि सन जो है वो बेसिकली क्या करता है, तो विंड के ब्लो के लिए सन रिस्पॉन्सिबल है, और सन जो है वाटर के स्टेट के चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। सन के हीट की वजह से ही जो है एयर करंट क्रिएट होता है। जब लैंड से सी की तरफ हवा चलती है तो ये लैंड ब्रीज कहलाती है, और ये हवा रात में चलती है। जब सी से लैंड की तरफ हवा चलती है तो ये हवा सी ब्रीज कहलाती है, और ये दिन के समय में चलती है। वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए जो है एक मेथड होता है सेडिमेंटेशन, दूसरा हुआ डिकेंटेशन, और फिर हुआ फिल्ट्रेशन। यहाँ पर हम इम्प्योरिटीज को हटाते हैं। इसके अलावा बॉइलिंग, प्योरीफायर का यूज और क्लोरीनेशन, ये भी जो है वाटर प्योरिफिकेशन का प्रोसेस हुआ। वाटर का जो चेंज होता है स्टेट का, तो उसमें जब पानी जो है भाप बन के जब उड़ता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन। भाप वाला पानी जो होता है वो जब ठंडा होके फिर से वाटर में चेंज होता है, यानी कि वेपर जो है जब दोबारा वाटर में चेंज होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. So well, I hope that you have understood this chapter, and now you can try the chapter and questions to further, deepen your understanding. Thank you.